चलिए नमस्कार। हम लोग जो है पिछले वीडियो में कुल 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक डिस्कशन ले लिया था। अभी हम लोग 41वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और 41वां हमारा क्वेश्चन है किलोवाट बटे घंटा एक इकाई है। किलोवाट बटे घंटा किसका मात्रक है? अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है ऊर्जा का, शक्ति का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। तो बताइएगा कि किलोवाट बटे घंटा किसकी मात्रक होती है? तो याद रखिएगा यह जो है वह विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट बटे घंटा। अगर हम 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा फ्यूज जो है वह जब उसमें धारा अधिक प्रवाहित होने लगेगी तो वह गल जाएगा, अर्थात जब गर्मी बढ़ेगी तो गलेगा। तो हम कह सकते हैं विद्युत फ्यूज जो है वह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। आगे हम बात करते हैं वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? याद रखिएगा वोल्ट मीटर को हम विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में जो है हम आ मीटर को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? तो आ मीटर की बात करें हम, अगर हम आ मीटर की बात करें तो आ मीटर को हम किस में जोड़ते हैं? तो आ मीटर को हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, जबकि वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। अगला 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो विभवांतर नापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं और विद्युत धारा नापने के लिए हम लोग आ मीटर का उपयोग करते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो याद रखिएगा जो जल विद्युत संयंत्र होता है वह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किस ऊर्जा को? तो स्थितिज ऊर्जा को। अगला मेरा सवाल है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में याद रखिएगा आर्गन एक निष्क्रिय गैस है और निष्क्रिय गैस को विद्युत बल्ब में भरा जाता है। अगला मेरा सवाल है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान कितना होगा? याद रखिएगा नीला को लाल कर रहा है। हम दो ट्रिक बता रहे हैं और इस ट्रिक को याद रखिएगा। एक ट्रिक है अनील, एक ट्रिक क्या है? तो अनील और एक ट्रिक है छलानी। एक ट्रिक क्या है? तो अनील और एक ट्रिक है छलानी। याद रखिएगा अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और हमसे यहाँ सवाल ये पूछा गया है कि नीला को लाल क्या करता है? अम्ल, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो यहाँ से ऑप्शन से देखते हैं 7 से कम हमारा एक ऑप्शन है वह भी ए नंबर 2 हो जाएगा। छलानी से याद रखिएगा क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। आगे हम बात करते हैं तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो बेंजीन का अणुसूत्र है C6H6 और बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल होता है। आगे हम बात करते हैं कि एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम एथेनॉल होता है। एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एथेनॉल होता है और एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। C2H5OH जो है वह एथेनॉल का फॉर्मूला होता है। आगे हम बात करते हैं CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? याद रखिएगा CnH2n जो है वह एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। अगर हम एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n H2n + 2। क्या होता है? CnH2n + 2। ये होता है एल्केन का सामान्य सूत्र। अगर हम एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n - 2। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n - 2 होता है एल्काइन का फॉर्मूला। अगर हम
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है और लोहा का संकेत क्या होता है। तो लोहा का संकेत होता है Fe। अगर हम लोहा के लैटिन नाम की बात करते हैं तो लोहा का लैटिन नाम है फेरम। अगला मेरा सवाल है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य कौन सा तत्व रहता है। तो याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील में जो है लोहा और कार्बन के अलावा दो अन्य तत्व मिले होते हैं जिनमें निकेल और क्रोमियम प्रमुख होता है। स्टेनलेस स्टील जो है 4 अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है जिनमें लोहा होता है, कार्बन होता है, निकेल होता है और क्रोमियम होता है। अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करें तो स्टेनलेस स्टील में कभी भी जंग नहीं लगता है। बिना जंग लगने वाला जो भी पदार्थ होगा उसका निर्माण स्टेनलेस स्टील से किया जाता है। जैसे बात करते हैं चाकू का निर्माण, सब्जी कटने वाला जो चाकू होता है उसका निर्माण स्टेनलेस स्टील से किया जाता है। या ऑपरेशन करने वाला जो कैंची होता है उसका निर्माण भी हम स्टेनलेस स्टील से करते हैं। पित्तल क्या है। पित्तल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है। तो पीतल एक मिश्र धातु है। और एक ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी। एक ट्रिक क्या याद रखिएगा, पिताजी। पिताजी ऊपर भी हम चर्चा किए हैं। ट्रिक याद रखना है, पीतल जो है पीतल किन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी। पी मतलब पित्तल, ता मतलब तांबा, जी मतलब जिंक। अर्थात पित्तल जो है तांबा बोले तो कॉपर और जिंक के मिश्रण से पित्तल का निर्माण होता है। पित्तल क्या है। तो पित्तल एक मिश्र धातु है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक में कौन सा अम्ल है। कौन सा अम्ल है। अगर हम इसकी चर्चा करते हैं तो याद रखिएगा, यहाँ देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, यह एक अम्ल है और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग बैटरी अम्ल के नाम से भी जानते हैं। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है। अगर हम प्राकृतिक सूचक की बात करें तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या है। तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होता है। अगला मेरा सवाल है, सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या होता है। तो जहाँ भी सिंगल बॉन्ड OH होता है वह एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। किसका होता है। तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। अगला मेरा सवाल है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो जब हम कैल्शियम कार्बाइड की बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड जब जल से अभिक्रिया करती है तो एथीन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है। एथीन का निर्माण करती है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ देखिएगा कैसे क्या होता है। जैसे हम कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। जब CaC2 जल से अभिक्रिया करेगी, H2O से अभिक्रिया जब करेगी, जब CaC2 H2O से अभिक्रिया करेगी तो वह जो है एथीन का निर्माण करती। किसकी निर्माण करता है। तो एथीन का निर्माण करता है। अगला हम क्वेश्चन को देखते हैं। अगला मेरा सवाल क्या कहता है। तो अगला मेरा सवाल है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या जो है वह 3 होती है, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3 और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। 3 परमाणु हैं। ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में होता है और ओजोन परत जो है एक फिल्टर का काम करता है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट विकिरण से हमारी रक्षा करती है। अगर वह किरण हमारी त्वचा पर पड़ेगा तो त्वचा कैंसर हो सकता है और आंखों में पड़ेगा तो मोतियाबिंद जैसी बीमारी भी हो सकती है। अगला सवाल है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी धातु है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा, जिसको मरकरी कहते हैं। संकेत Hg होता है। और पारा का उपयोग हम लोग थर्मामीटर में करते हैं। कहाँ करते हैं। थर्मामीटर में करते हैं। आगे हम बात करते हैं लिथियम और सोडियम की बात करते हैं। तो लिथियम और सोडियम जो है उसे हम
सोडियम धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। अगला मेरा सवाल है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो याद रखिएगा मीथेन। मीथेन जो है सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। मीथेन क्या होता है? सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है मीथेन का फॉर्मूला? CH4। और मीथेन जो है, मीथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अगला मेरा सवाल है, देखिएगा, अगला मेरा सवाल है कि निम्नांकित में कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड हम ऊपर ही चर्चा कर चुके हैं। एक सवाल का ऊपर हम लोगों ने एक सवाल पे चर्चा किया था कि एक सेकेंड, हमने ऊपर एक सवाल का चर्चा किया था कि धातु की जो ऑक्साइड होते हैं, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का। तो यहाँ देखिए, ये सल्फर एक अधातु है और सल्फर का ऑक्साइड तो अम्लीय हो जाएगा। नाइट्रोजन एक अधातु है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड क्या अम्लीय हो जाएगा। नाइट्रोजन एक अधातु है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। फास्फोरस की बात करते हैं, फास्फोरस एक अधातु है और फास्फोरस का भी क्या होगा? तो अधातु ही हो जाएगा। फास्फोरस एक अधातु है और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय हो जाएगा, जबकि सोडियम एक क्या है? तो सोडियम एक धातु है और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो Na2O। अगला मेरा सवाल है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, अर्थात बेकिंग पाउडर जो है किन दो पदार्थों के मिलने से बनता है? तो याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल को मिलाने से बेकिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। अगला मेरा सवाल है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? न्यूक्लियस शब्द जो है, केंद्रक शब्द जो है वह रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। केंद्रक शब्द के दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। केंद्रक को खोज भी के किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने ही केंद्रक को खोजा था। अगर हम रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक जो है वह कोशिका को खोजा था और द माइक्रोग्राफी नामक पुस्तक भी रॉबर्ट हुक ने ही लिखा है। प्लाड की बात करते हैं तो प्लाड राइबोसोम का खोज किया था, इसलिए प्लाड को राइबोसोम को हम लोग प्लाड कोशिका के नाम से भी जानते हैं। अगला मेरा सवाल है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो याद रखिएगा, पौधे में भोजन जो है वह स्टार्च के रूप में जमा रहता है। अगला मेरा सवाल है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफी किनके द्वारा लिखी गई? हमने इस सवाल का डिस्कशन ऊपर ही ले लिया है कि रॉबर्ट हुक जो है वह द माइक्रोग्राफी नामक पुस्तक लिखा है। अगर डार्विन की बात करेगा तो डार्विन जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब लिखे हैं और डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया है। अगला मेरा सवाल है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधे और पशुओं का कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन जो है कोशिका विज्ञान या अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। अंग्रेजी में क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अंग्रेजी में क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, साइटोलॉजी जो है वह कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। आगे हम बात करते हैं कि अगला मेरा सवाल है कि मानव हृदय घिरा होता है। मानव हृदय का जो सबसे बाहरी झिल्ली होता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो मानव का हृदय का सबसे बाहरी झिल्ली पेरिकार्डियम झिल्ली के नाम से जाना जाता है। कौन सा झिल्ली? तो पेरिकार्डियम झिल्ली के नाम से जाना जाता है। मानव हृदय का जो है सबसे बाहरी झिल्ली किससे जाना जाता है? तो पेरिकार्डियम झिल्ली के नाम से जाना जाता है। अगला मेरा सवाल है कि बीजांड की ओर प्रागनलिका की वृद्धि का कारण क्या है? बीजांड की ओर प्रागनलिका की वृद्धि का कारण है केमोट्रोपिज्म। क्या कारण है? तो केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म जो है वह बीजांड की ओर प्रागनलिका की वृद्धि का कारण होता है। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला मेरा क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? तो श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि होती है 12 से 20 दिन। लेकिन वही अगर हम बात करें आरबीसी यानी
लाल रक्त कोशिका का तो उसका होता है जीवन अवधि 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। और आरबीसी का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के चलते, और हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है। अगला मेरा सवाल है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, अर्थात पित्तरस कहाँ से निकलता है? तो याद रखिएगा, पित्तरस जो है वह यकृत से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो यकृत से निकलता है पित्तरस। चलिए, तो पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्तरस जो है वह यकृत से स्रावित होता है। अगला मेरा सवाल है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? सीधा सीधे ये समझिए कि किस जीव का जो ब्लड है वह लाल नहीं होता है। तो याद रखिएगा, मक्खी का जो ब्लड है, मक्खी का ब्लड लाल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बोल दिए तब मार के चेक कीजिएगा, ठीक है। मक्खी का ब्लड लाल नहीं होता है। चलिए, अगला मेरा सवाल है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो कौन सा बीमारी होगा? तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होगी। कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया नामक बीमारी हो जाएगी। अगला, अगर हम मधुमेह की बात करें तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है। अगला मेरा सवाल है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा है? तो आहार नाल में अवशेषी अंग अपेंडिक्स होता है, जिसे हम प्रेषेशिका के नाम से भी जानते हैं। आहार नाल का अवशेषी अंग कौन सा हो जाएगा? तो अपेंडिक्स, जिसे हम किस नाम जानते हैं? तो प्रेषेशिका के नाम से भी जानते हैं। अगला 74 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? अर्थात ट्रिप्सिन एंजाइम कौन सा कार्य करता है? तो याद रखिएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वह प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाता है। अगर हम लाइपेज एंजाइम की बात करते हैं तो लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो वसा का पाचन करता है, और वसा का पाचन अग्नाशय में होता है। अग्नाशय से निकलने वाला लाइपेज एंजाइम जो है वह वसा का पाचन करता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है एमाइलेज एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम करता है? एमाइलेज एंजाइम करता है। देखिए, हम लिख नहीं पा रहे हैं, लिखने का मेरा यही रीज़न मेन है कि ये माउस से सही से लिखाता नहीं है, ठीक है। तो हम जो भी बोले ना उसको कॉपी में नोट करते हुए जाइएगा। नोट करते इसलिए जाइएगा कि हो सकता है यह सवाल कभी भी रह सकता है कि वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज करता है। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन करता है। तो ये सब लिख लीजिएगा, कॉपी में लिखते जाइएगा ताकि जो है समझ में भी आते जाए। अगला मेरा सवाल है 75 नंबर, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो याद रखिएगा, मुख गुहा में क्या पाया जाता है? तो मुख गुहा में एमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है? तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता कौन है? तो एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम पचाता है, और वसा की बात करें तो वसा को लाइपेज एंजाइम पचाता है। आगे हम बात करते हैं, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? अर्थात फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया तक कौन पहुंचाता है? तो पहुंचाता है रक्त। लेकिन रक्त में भी कौन? तो रक्त में भी आरबीसी जो है ऑक्सीजन का वाहक होता है। और आरबीसी के अंदर हमें पता ही है क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी के अंदर, जो हीमोग्लोबिन रक्त का रंग लाल करता है। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन के अंदर जो है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? तो आयरन नामक तत्व पाया जाता है। अगला हम सवाल की बात करते हैं, तो अगला मेरा सवाल है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? रक्त में जो शर्करा है उसका स्तर को कौन नियंत्रित करता है? तो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित जो है वह इंसुलिन नामक एंजाइम करता है। इंसुलिन याद रखिएगा एक हार्मोन भी है और एक एंजाइम भी है, दोनों की तरह काम करता है। जबकि अगर हम रिलैक्सिन हार्मोन की बात करें तो जब महिला अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, प्रसव के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन मादा के अंडाशय से निकलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है मादा के अंडाशय से निकलता है। अगला अगर हम बात करते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो भी मादा के अंडाशय से ही निकलता है, अंडाशय से ही निकलता है। 78 नंबर सवाल है मेरा कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। और तंत्रिका कोशिका की इकाई क्या कहलाती है? तो न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका कोशिका की इकाई क्या कहलाती है?
न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका कोशिका की इकाई न्यूरॉन कहलाती है। अगला हम सवाल पूछ रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। और आज का लास्ट एंड फाइनल सवाल कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो v/u। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? v/u। आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन को हम लोग m से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। आवर्धन बराबर क्या होता है? v/u। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन थे और 40 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन देखा। अब फिर से एक बार बता देते हैं कि 40 क्वेश्चन जो है वह बिहार बोर्ड के द्वारा वर्ष 2021 में पूछे गए सवाल थे और इसका हम लोगों ने भरपूर डिस्कशन किया। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।